મિલનમાં થતા ઘણીવાર આવા પ્રયત્નો થતા હોય અને ટિફિન મિલનની અંદર કોઈ પણ એક વિષય પર જ્યારે બધા અભિભાવકો પોતાના વિચારોનું મંથન કરતા હોય ત્યારે આ મંથનના એક ભાગરૂપે સરથાણા વિસ્તારના અભિભાવકો પોતાનું એક નાટક જે લઈને આવી રહ્યા છે અને તેના શબ્દો કંઈક એવા છે, શૈક્ષણિક સમુદ્ર મંથન, કે તેઓ પોતાનું સમુદ્ર મંથન એક શિક્ષણ વ્યવસ્થા ઉપર કરવા જઈ રહ્યા છે. તો ચાલો આપણે સૌ સાથે મળીને તેને માણીએ. અભિભાવકો પોતાની વ્યવસ્થા કરે છે ત્યાં સુધી હું તમને ખાસ જણાવી દઉં કે ટિફિન મિલન, આ ટિફિન મિલન એક અમારો એવો પ્રયોગ છે કે સુરતના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં અમારા માતા પિતાઓ રહે છે. તો એ માતા પિતાનું સંગઠન કેવી રીતે વધારવો, એ પછી ભાવ કેવી રીતે વધારવો, તો આના માટે અમે એરિયા વાઇઝ માતા પિતા ભેગા થાય છે પોતાના ઘરેથી ટિફિન લઈને એની નજીકના કોઈ પણ ગાર્ડનમાં કે ઘરમાં કે એવી રીતે ભેગા થઈને સાથે મળીને ટિફિન મિલન કરે છે. અને આ ટિફિન મિલન શું રિઝલ્ટ લાવી શકે અને એ હવે તમે જોવા જઈ રહ્યા છો. ખૂબ તાળીઓના ગડગડાટ સાથે આપણે વધાવીએ આગળની કૃતિને. जय श्री कृष्ण। आज यहाँ पे एक बहुत बड़ी घटना होने जा रही है जिसका नाम है शैक्षणिक समुद्र मंथन। इसमें स्वयं माता सरस्वती उपस्थित रहने वाली और साथ में श्रीमान नरेंद्र मोदी और श्रीमान डोनाल्ड पंप भी उपस्थित रहने वाले हैं। तो चलिए इसकी पृष्ठभूमि में जानते हैं कि यह समुद्र मंथन कैसे प्रारंभ हुआ। ईश्वर पे अनन्य श्रद्धा रखने वाले एक वरिष्ठ रिटायर्ड शिक्षक सवेरे चाय के साथ न्यूज़पेपर पढ़ रहे। उनके पढ़ने में आया कि एक डॉक्टर ने आत्महत्या की। डिटेल जानकारी से पता चला कि यह डॉक्टर उन्हीं के स्कूल का पूर्व स्टूडेंट था। इससे पहले भी उन्हीं के स्कूल का एक और स्टूडेंट जो वकील था, वह एक महिला के यौन शोषण की घटना में शामिल था। एजुकेटेड लोगों में निरंतर बनती ऐसी घटनाओं से वह पहले से ही बेचैन रहा करते थे। उसमें भी उन्हीं के स्टूडेंट के बारे में सुनकर उनकी चिंता और बढ़ गई। अपने कई अलग अलग शिक्षक मित्रों से फोन पे बात करके उन्होंने अपनी व्यथा शेयर की। सबसे चर्चा करने के बाद पता चला कि आज के वेस्टर्न युग में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन, आत्महत्या, डाइवोर्स और बड़े बड़े भ्रष्टाचार अनपढ़ लोगों से ज़्यादा पढ़े हुए लोगों में ही होते हैं। वृद्धाश्रम में जो माँ बाप होते हैं ज़्यादातर उनकी संतानें एजुकेटेड ही होती है। एक सप्ताह पहले शहर में जब तनाव मुक्त जीवन के बारे में एक सेमिनार था तो उसमें सभी एजुकेटेड लोग ही सुनने के लिए आए थे। शिक्षण के विकास के बावजूद समाज की ऐसी अस्थिर परिस्थिति को देख के वे बहुत व्याकुल हो गए। उन्होंने मरने से पहले शिक्षण के लिए कुछ ठोस कार्य करने का निर्धार किया और वे हिमालय में जाके माता सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। जिस विद्या की देवी की उन्होंने आजीवन सेवा की थी, वह सरस्वती माता इस बेटे की हृदय की व्यथा देखकर प्रसन्न हुए। चलो देखे फिर क्या हुआ। प्रणाम माते, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। कल्याण हो वत्स, मुझे याद करने का कारण। कृपा करके माते, अब आप ही मुझे इस समस्या का हल बताइए। मैं आप जैसे समाज की चिंता करने वाले निष्ठावान शिक्षक से बहुत प्रसन्न हूँ और आपकी समस्या के समाधान के लिए मैं आपको आप जैसे अन्य शिक्षकविदों की जानकारी देती हूँ। उनसे मिलके आने वाली 20 अप्रैल को सूरत शहर में सबको इकट्ठा करो और वहाँ पे प्राचीन और अर्वाचीन सुविधाओं के संयोग से अपनी अध्यक्षता में एक आधुनिक शैक्षणिक समुद्र मंथन करो और एक युगानुकूल शिक्षण व्यवस्था का चिंतन करके समाज को सुव्यवस्थित शिक्षण व्यवस्था प्रदान करो, जिससे शिक्षा पाके आने वाली पीढ़ी समाज को ऊर्ध्वगति प्रदान करेगी। इस शैक्षणिक समुद्र मंथन की घटना पे मैं भी वहाँ पर उपस्थित रहूँगी। धन्यवाद माते, पर आप मुझे अन्य शिक्षकगण के नाम कैसे देंगे? आपके ईमेल पे आएंगे। आप और ईमेल? टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए, सभी विद्या की देवी मैं ही हूँ, इसीलिए ईमेल ऐसी कोई भी व्यवस्था मेरी ही व्यवस्थाएं है। इस तरह सरस्वती माता की आज्ञा से वो शिक्षक उन्होंने सूचित किए गए अन्य शिक्षकों को मिलते हैं
और शैक्षणिक समुद्र मंथन के लिए इकट्ठा करते हैं। सरस्वती माता की उपस्थिति और वरिष्ठ शिक्षक की अध्यक्षता में यह समुद्र मंथन में एक और आधुनिक वेस्टर्न शिक्षण को योग्य मानने वाला शिक्षकगण है ट्यूशन मिश्रा, मिस्टर 99% सिंह, परीक्षा पटेल, डिग्री देशपांगे, मिसेस सर्टिफिकेट एंड टॉपर त्रिपाठी। तो दूसरी ओर है श्लोक गोखले, ज्ञान समझ ले, सर्वज्ञ गुगले, मुक्ति पाले, पुस्तिका लेटीवाला, लेखिनी तिवारी और निवेदिता जॉनसन, जो भारतीय शिक्षण परंपरा में विश्वास रखने वाला शिक्षकगण है। और इसी के साथ हमारे बीच मौजूद है हमारे मुख्य मेहमान जगत जमादार प्रेसिडेंट डोनाल्ड पंप और विश्वगुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनों पक्षों ने अपने अपने अभ्यास और विचार मंथन से समाज को नई दिशा के लिए शिक्षण का विचार किया है। एक दूसरे के साथ स्वस्थ संवाद करके शैक्षणिक समुद्र मंथन से निकले हुए रत्नों का परीक्षण करेंगे। अब दोनों पक्ष अपने अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। हम इस समाज को सुखी करने के लिए वेस्टर्न एजुकेशन मॉडल की शिक्षा देने का प्रस्ताव करते हैं, जिसमें हम IQ, EQ, SQ और PQ को विकसित करके व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करेंगे। हम इस समाज को सुखी करने के लिए भारतीय जीवन दृष्टि की शिक्षा का प्रस्ताव रखते हैं, जो पंचकोशीय शिक्षा है। अरे तो फर्क क्या है? कोश हो या कोशन, नाम ही तो अलग है। जी नहीं, सिर्फ नाम ही अलग होता तो इस मंथन की जरूरत ही ना पड़ती। आगे पता चलेगा कि नाम के अलावा और क्या अंतर है। तो क्या आपको आधुनिक वेस्टर्न शिक्षा ठीक नहीं लगती? कोई चीज आधुनिक है या प्राचीन, उसके आधार पर उसका परीक्षण नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी उपयोगिता पे विचार होना चाहिए। जैसे कि सूर्य, चंद्र और ये पृथ्वी अति प्राचीन है, तो क्या हम उसका त्याग कर देंगे? और ये आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हम उसका भी त्याग नहीं करना चाहते। तो आप कैसी शिक्षा की बात कर रहे हो? हम जीवन लक्ष्य शिक्षा देना चाहते हैं, जो मानव जीवन की उन्नति करता है और समाज की स्थिरता बनाए रखता है। वैसा सभी आयामों का शिक्षण ही जीवन लक्ष्य शिक्षा है। वह प्राचीन है या आधुनिक, यह महत्व का नहीं है। आप वेस्टर्न शिक्षा में क्या पढ़ाने का विचार कर रहे हैं? पढ़ाना तो बहुत कुछ चाहते हैं, उसमें प्रमुख है टेक्नोलॉजी, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी के बिना कुछ है ही नहीं। जिसको टेक्नोलॉजी नहीं आती वो जीवन में पीछे है, पीछे। टेक्नोलॉजी के संदर्भ में आपके क्या विचार है? जरूर, टेक्नोलॉजी सिखानी ही चाहिए, परंतु जिस तरह टेक्नोलॉजी बाह्य साधन आउटर इंस्ट्रूमेंट है, उसी तरह मानव के अंदर इनर इंस्ट्रूमेंट भी है। पता है,
हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन होते हैं। ये तो आप टेक्नोलॉजी से बायोलॉजी में चले गए भैया। जी नहीं, इनर इंस्ट्रूमेंट यानी अंतःकरण, अंतः यानी अंदर, करण यानी इंस्ट्रूमेंट, साधन। अंतःकरण चतुष्टय नाम तो सुना होगा ना। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यह 4 इनर इंस्ट्रूमेंट पावरफुल होंगे तभी वह टेक्नोलॉजी का समाज उपयोगी सही इस्तेमाल कर पाएंगे। आपने बिल्कुल सही चिंतन किया है। यह सिखाने के लिए आप किस प्रकार की शिक्षा देना चाहते हो? उसके लिए हम धर्म की शिक्षा देंगे। भजन, कीर्तन, माला, ये सब बुढ़ापे का कार्यक्रम है रे। स्कूल कॉलेज में चलेगा क्या? वैसे रिलीजन हमारा भी एक विषय ही है। माफ करना बहन जी, धर्म यानी रिलीजन नहीं होता है। अरे कोई भी डिक्शनरी उठा के देख लो, गूगल पे सर्च कर लो, रिलीजन यानी धर्म ही होता है। वैसे ये बताइए, रिलीजन को आप हिंदी में क्या कहेंगे? अधर्म। 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 शांति शांति शांति। सभी से निवेदन है कि हम यहाँ संवाद कर रहे हैं। जो भी कोई नई बात रख रहा है उन्हें बिना पूर्वग्रह पहले सुन लिया जाए, बाद में उसकी समीक्षा के लिए अवसर जरूर मिलेगा। तो बताइए, आप रिलीजियन को अधर्म क्यों कह रहे हो? महाभारत की व्याख्या के अनुसार प्रजा को यानी समाज को जो धारण करता है वही धर्म है। धारण करना यानी स्थिरता प्रदान करना। जैसे छन्नी में पानी को धारण नहीं किया जा सकता, किंतु थाली में पानी को धारण यानी ऊपर उठा के स्थिर रखा जा सकता है, वैसे ही धर्म का संबंध समाज की स्थिरता से है। समाज की स्थिरता के लिए किए जाने वाले कर्तव्य कर्म को ही हमारा शास्त्र धर्म कहता है। यहाँ भगवान में मानना प्रमुख नहीं है। तो रिलीजन क्या है? रिलीजियन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की व्याख्या ऐसी है कि एक या एक से ज्यादा सुपर नेचर पावर यानी कि भगवान में मानना और उसकी पूजा करना। यह रिलीजियन समाज को उनके भगवान में मानने वाले और न मानने वाले, बिलीवर्स एंड नॉन बिलीवर्स, ऐसे 2 भागों में विभाजित कर देता है। इसकी वजह से समाज अनस्टेबल हो जाता है, इसीलिए रिलीजियन अधर्म है। यह बात मुझे ठीक नहीं लग रही है। मुझे बताइए कि आपके पिताजी जीवित है? जी हाँ। तो आपको पुत्र धर्म का पालन करने के लिए किसी स्पेसिफिक भगवान में मानने की जरूरत है? नहीं तो? इसीलिए पुत्र धर्म और सन रिलीजन समान तो नहीं है और बोलने में भी सेट नहीं होते हैं। आपके विचार गहरे और तार्किक है। आप शिक्षा में और क्या पढ़ाना चाहेंगे? अच्छी डिग्री लेके आराम से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ सुखमय जीवन। क्या आप युवाओं को अच्छी डिग्री नहीं देना चाहेंगे? जी देना चाहेंगे, क्यों नहीं देंगे, पर हम डिग्री को इतना महत्वपूर्ण नहीं समझते, क्योंकि आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां डिग्री के आधार पे नहीं, स्किल के आधार पे व्यक्ति का सिलेक्शन करती है। डिग्री तो कई बार पैसे से भी मिल जाती है। जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो अपनी डिग्री के आधार पे नहीं, अपने व्यक्तिगत विकास और अपने स्किल के आधार पे बिजनेस चलाते हैं। डिग्री लिया हुआ व्यक्ति समाज उपयोगी और परिपक्व ही हो ऐसा जरूरी नहीं। वो तो ठीक है, बिजनेस का शिक्षण तो हम भी देना ही चाहते हैं, लेकिन व्यक्ति की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में आपने क्या सोचा? हमें राष्ट्र का हैप्पीनेस इंडेक्स भी तो ऊपर ऊपर और ऊपर लाना है। जब विचार पूरे समाज के बारे में करना हो तो एक व्यक्ति की जेब से धन जाता है तभी किसी दूसरे व्यक्ति की जेब में धन आता है। इस हिसाब से कुछ व्यक्ति ही फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं, लेकिन पूरा समाज कभी स्टेबल नहीं हो पाएगा। फाइनेंशियली स्टेबल व्यक्ति सुखी ही होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। सुख व्यक्ति की सोच और परिपक्वता पे आधार रखता है। हैप्पीनेस इंडेक्स के आधार पे तो कुंभ में लेके सभी सन्यासी सबसे दुखी माने जाएंगे। तो क्या उन दुखियारों के दर्शन के लिए ही 65 करोड़ लोग प्रयागराज गए थे? भारत में सुख की संकल्पना अलग है। व्यक्ति में वैचारिक परिपक्वता निर्माण करने से वे कोई भी परिस्थिति में सुखी रह सकता है। उसे सुख प्राप्त करने के लिए वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए व्यक्ति को सबसे पहले जीवन दिए और उसे पाने के लिए व्रतनिष्ठ बनाने की शिक्षा देनी चाहिए, जो हम धार्मिक शिक्षा के माध्यम से देंगे। एक्सक्यूज मी, क्या आपको पता है फिनलैंड का एजुकेशन विश्व में श्रेष्ठ माना जाता है? वहाँ ऐसी कोई बातें सिखाई नहीं जाती। 1 मिनट,
क्या आपको पता है कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ एजुकेशन सिस्टम वाले देश फिनलैंड का डाइवोर्स रेट क्या है? जरा गूगल कीजिए। वी बाबा, ये तो 50% है, मेरे IQ से भी ज्यादा। हमारे भारत के इतिहास में देखो, डाइवोर्स और सुसाइड का एक भी एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। और हम जिसे अच्छा नहीं मानते, वैसे असुरों में भी ये डाइवोर्स और सुसाइड नहीं था। लेकिन आज देखो, स्टूडेंट सुसाइड रेट पिछले 5 सालों में ही डबल हो गया। कोटा पहले एजुकेशन कैपिटल था, लेकिन आज सुसाइड कैपिटल है, जिसके पीछे व्यक्ति केंद्रित शिक्षा ही जिम्मेदार है। वही तो, हमें एजुकेशन सिस्टम कॉपी पेस्ट नहीं करनी चाहिए। हमें ये ध्यान में रखना होगा कि कुटुंब व्यवस्था भारतीय समाज का आधार स्तंभ है। इसलिए हमारी शिक्षा में पारिवारिक संबंध कैसे मजबूत रहे, उसका शिक्षण अनिवार्य है। हाँ, उसके साथ फिनलैंड से जो कुछ भी सीखने लायक है वो हमें शिक्षा में लेना चाहिए। तो हमें विदेशों से कुछ भी नहीं सीखना चाहिए? फिनलैंड या अन्य देश से जो कुछ भी सीखने लायक हो हमें सीखना चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं, आनो भद्रा तत्व यंतु विश्वतः, सभी दिशाओं से हमें अच्छे विचार प्राप्त हो। किंतु हमारे हर निर्णय पे विदेश का सिक्का जरूरी समझना यह हीनता भाव है। अपने सांस्कृतिक मूल्यों में संदेह और अश्रद्धा का परिणाम है। पता है, लेकिन आजकल तो वहाँ वेस्ट में सेक्स एजुकेशन भी दिया जाता है, और मुझे ये भी बहुत जरूरी लगता है। यौन शिक्षण की तो बात ही नहीं की जा सकती। हिंदुस्तान तो इस मामले में दम्भिस्तान है, दम्भिस्तान। पॉपुलेशन के हिसाब से वर्ल्ड पे नंबर 1 रहना है, लेकिन जैसे ही जातीय शिक्षा की बात आती है तो बात तो किसी को करनी ही नहीं है और मुंह तो सबके बिगड़ जाते हैं। श्रीमती जी, क्या आप मुझे बताओगे कि आपको जीवन में अग्नि की आवश्यकता है? जी जरूर, खाना उसी से ही तो पकाएंगे हम। क्या वही अग्नि आपका घर जलाए फिर भी आपको अग्नि चाहिए? जी नहीं, ऐसा अग्नि कौन चाहेगा? इससे तो कच्चा खाना खाना ही बेहतर है। क्या आपको जीवन के लिए पानी और हवा चाहिए? ऑफ कोर्स। अगर यही पानी आपको डुबा दे और हवा आपका घर तबाह कर दे, फिर भी आपको चाहिए? नो, नेवर, कभी नहीं। तब तो आप इस अग्नि, पानी और हवा के मामले में दम्भ ही निकले। थोड़ा है तो आपको चाहिए, ज्यादा है तो आपको नहीं चाहिए। अरे ये दम्भ नहीं, समझदारी है। जो मेरे जीवन को व्यवस्था प्रदान करता है वह मुझे उतना ही चाहिए। अगर ज्यादा होने से जीवन ही खतरे में पड़ता है तो भला उसे कौन चाहेगा? तो जातीय विषय के बारे में भी हमारे ऐसे ही विचार है। श्रीमान, जितना जातीय ज्ञान समाज की व्यवस्था बनाए रखता है उतना ही हमें चाहिए। उससे ज्यादा अनावश्यक चर्चा से यौन उत्पीड़न होता है और कहीं ना कहीं उससे समाज की व्यवस्था बिगड़ती है। इसलिए हमारा देश इस बाबत में दम्भी नहीं, बहुत समझदार है। इसलिए हमें विश्व के अन्य समाज की तरह जातीय शिक्षा की उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ परिवार में रहते हैं। आप तो 4 क्यों की बात कर रहे थे। हमें जरा ये बताइए कि इन चारों में से राष्ट्र की उन्नति को ध्यान में रखते हुए कौन सा क्यों ज्यादा महत्व का है? वैसे तो सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है, लेकिन जिस समाज या राष्ट्र में हाई एसक्यू वाले लोग होंगे वह स्थिर और प्रगतिशील समाज होता है। तो आपके शिक्षा के प्रस्ताव में एसक्यू के लिए क्या है? अरे रिलीजियन की शिक्षा भूल गए क्या? कॉम्प्लेन में थोड़ी बादाम डाल के पिया करो, हाइट भी बढ़ेगी और दिमाग भी। क्या शिक्षा देगी रे तू? अरे आप भूल गए ना, रिलीजियन तो अधर्म है, धर्म यानी कर्तव्य का शिक्षण। एसक्यू तो त्याग और संयम की शिक्षा से ही विकसित होता है, और आप भोगवादी समाज व्यवस्था के शिक्षा प्रस्ताव से त्याग और संयम कैसे निर्माण कर पाओगे? आप दोनों पक्षों के विचारों में काफी अंतर है। दोनों पक्ष पहले यह सुनिश्चित करें कि आपकी शिक्षा का हेतु क्या है। आप किसे शिक्षित व्यक्ति कहेंगे? हम उस सफल व्यक्ति को शिक्षित कहेंगे जिसके पास एक अच्छी डिग्री हो, जिसके आधार पे वह अच्छी इनकम कर सके और उपलब्ध सुविधाओं पाकर एक बेहतरीन जीवन जी सके। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हो? श्रीमान महोदय, शिक्षित व्यक्ति की यह संकल्पना में समाज का तो विचार ही नहीं है। यह परिभाषा व्यक्तिगत है, और ऐसे शिक्षित व्यक्ति खुद सुखी और समाज उपयोगी होते तो आज यह संवाद करने की जरूरत ही कहाँ होती। शिक्षा का प्रमुख ध्येय
व्यक्ति की 5 अंकों की तनख्वाह होनी चाहिए या समाज की स्थिरता? सामाजिक स्थिरता। इसीलिए हमारे विचार से शिक्षित व्यक्ति के केवल 2 ही लक्षण हैं। पहला, व्यक्ति कम से कम संसाधनों से सुखपूर्वक जी सकता हो और साथ में निस्वार्थ भाव से समाज और राष्ट्र के कार्य के लिए सक्षम हो। अगर किसी व्यक्ति को सुखी रहने के लिए ज्यादा संसाधनों की आवश्यकता है या वह समाज का निस्वार्थ भाव से कोई काम नहीं कर सकता है, तो उसकी शिक्षा में कुछ क्षति है। फिर भले ही वह बड़ी डिग्री और ज्यादा धन कमाने की क्षमता रखता हो, इस पृथ्वी पर सुख उपभोग के संसाधन कम है और उपभोग करने वाले ज्यादा। इस स्थिति में सुख के लिए ज्यादा संसाधन का उपयोग करने वाला व्यक्ति कंज्यूमर बनेगा और कहीं ना कहीं समाज में अव्यवस्था उत्पन्न करेगा। उससे विपरीत कम से कम संसाधनों में सुखी रहने वाला व्यक्ति कंट्रीब्यूटर बनेगा और समाज की व्यवस्था में सहयोग करेगा। यही तो हमारे शास्त्रों में की गई विद्या की व्याख्या का सार है। सा विद्या या विमुक्तये, यानी कि व्यक्ति सुख उपभोग के संसाधनों की डिपेंडेंसी से मुक्त रहेगा, तभी तो वह समाज या राष्ट्र के लिए उपयोगी बन पाएगा। मैं यहाँ उपस्थित सभी शिक्षण जगत के चिंतकों से अनुरोध करती हूँ कि हमें ऐसे शिक्षित व्यक्ति खड़े करने होंगे जिसकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं कम हो और उसका जीवन समाज उपयोगी और अन्य के लिए प्रेरणादायी हो। ऐसा शिक्षण ही समाज को स्थिर और उन्नत बनाएगा। ईश्वर हम सबको ऐसे कार्य करने की शक्ति प्रदान करे। अंत में सरस्वती माता इस मंथन से प्रसन्न होके इस नई शिक्षण व्यवस्था के साथ काम करने की शुभेच्छा और दायित्व देते हैं। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट इसी महीने बंद किया है। यह एजुकेशन सिस्टम हमारे बहुत खामखा है, इसलिए अब हम इस पे काम शुरू करेंगे। व्हाट्सएप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। लॉन्ग लिव अमेरिका, लॉन्ग लिव इंडिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मुझे लग रहा है कि हम सही मायनों में विश्व गुरु बनने की क्षमता रखते हैं। बोलो भारत माता की जय। बोलो भारत माता की जय। बोलो भारत माता की जय। स्टेज ઉપર જ રહેશું। ખૂબ સરસ। કેવું લાગ્યું? ઉભા રહ્યો। તમને બધાને કેવું નાટક લાગ્યું જરા દર્શાવશો? તો તમારે બધાને સરસ્વતી માતાના દર્શન કરવા છે? અહીંયા કરવા છે? તમારે કરવા છે? સરસ્વતી માતાને વિનંતી કરીશ કે સ્ટેજ ઉપર આવે। આગળથી જ આવી જાઓ બેન, આગળથી જાઓ। ખૂબ સરસ। આખી શાર્દુલના જે આ માતા પિતાઓ છે તેમને જે આ પ્રયત્ન કર્યો છે આ કૃતિને સાકાર કરવા માટે, તે લોકો માટે જોરદાર તાળીઓ। અને આ છે અમારા સરસ્વતી માતા, અમને સૌને આશીર્વાદ આપશે। ખૂબ ખૂબ આભાર, ખૂબ ખૂબ આભાર।